मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया डिफ्यूजन और कन्वेक्शन के बारे में। डिफ्यूजन जो है स्मॉल सॉलिड क्लियरेंस के लिए, यूरिया क्रिएटिनिन के लिए। ओम शांति। बालकोनी में जो लोग हैं वो थोड़ा कृपया शांति बनाए रखें। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जब हम लोग इतना मेहनत करके कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और आप लोग को इस तरह से देखते हैं तो हम लोग को भी खराब लगता है। वो वैल्यू नहीं है आप लोग को। अगर लेक्चर टाइम पे है, अभी भी देखो बाहर लोग घूम रहे हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ आप लोग के लिए बनाया गया है। और जितने भी नेफ्रोलॉजिस्ट आए ना, संडे को आए, जैसे आप लोग आए ना अपना संडे खराब करके। ये आप इसका इंपॉर्टेंस समझो। अभी भी लोग बाहर घूम रहे हैं, आज आधा हॉल खाली है, जबकि सबको पता है कि इसके बाद लेक्चर है। कन्वेक्टिव थेरेपी जो है, हीमोफिल्ट्रेशन और हीमोडायफिल्ट्रेशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने तरह का आप डायलिसिस जानते हो? 1 2 3 4 5 6 10 15 20। हाँ, पेरिटोनियल डायलिसिस। सेकेंड, सीआरआरटी। सीआरआरटी बहुत ब्रॉड टर्म है। प्लाज्मा फेरेसिस और स्लेड और सॉर्बेंट परफ्यूजन, हीमोपरफ्यूजन और स्कफ, स्लो कंटिन्यूअस अल्ट्राफिल्ट्रेशन और मार्स और डेली डायलिसिस, डबल प्लाज्मा फिल्ट्रेशन। 10 तो हो गया, और है हीमोडायलिसिस। दो तरह का मेन डायलिसिस है। एक इंटरमिटेंट है, जो कि आप अल्टरनेट डे करते हो या डेली करते हो, मतलब जो गैप में रहता है। जैसे 4 घंटा किए, फिर 20 घंटे का गैप हो गया फिर किए, या 48 घंटे का गैप हो गया फिर किए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमिटेंट। और एक होता है कंटिन्यूअस। तो ये स्लाइड में आप देखोगे कि हीमोडायलिसिस, हीमोफिल्ट्रेशन, हीमोडायफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पेरिटोनियल डायलिसिस, ये इंटरमिटेंट थेरेपी है। और कंटिन्यूअस में स्लो कंटिन्यूअस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कंटिन्यूअस आर्टेरियोवीनस, ए मीन्स आर्टरी, वी मीन्स वेनस, कंटिन्यूअस वीनोवीनस, कंटिन्यूअस आर्टेरियोवीनस हीमोडायलिसिस, सीवी, वीएचडी, वीडी। ये अगर आप यहां देखोगे तो सिर्फ ऐड हो रहा है, ये चल नहीं रहा है। आप यहां वर्ड पकड़ो तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये माउस नहीं चल रहा। यहां हीमोफिल्ट्रेशन है, वीनोवीनस, आर्टेरियोवीनस। यहां हीमोडायफिल्ट्रेशन है, ये हीमोडायलिसिस है, और हीमोडायफिल्ट्रेशन है। बस इतना ही अंतर है। क्लियर? और ये सीएपीडी और सीसीपीडी पेरिटोनियल डायलिसिस का पार्ट है। हाँ, अच्छा, सुबह चल रहा था। हाँ, तो अभी सिंपल, पहले कोई भी चीज जानने के लिए पहले उसका कंसेप्ट समझो। यहाँ पे आप देखोगे रेड कलर जो है वो मिडिल मॉलिक्यूल है, और येलो कलर जो है स्मॉल मॉलिक्यूलर है। ये यूरिया क्रिएटिनिन को बोलते हैं, ये बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन से डिफाइन करते हैं। ठीक है? जब डिफ्यूजन होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मतलब बॉइलिंग वाटर में अगर चाय पत्ती डालोगे तो क्या होता है? हाँ, डिफ्यूजन होता है। मतलब चाय पत्ती से जो कलर है वो पानी में आने लगती है, आती है ना, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब परमिशन होगा, जब आदान प्रदान होगा,
तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि यूरिया क्रिएटिनिन जो हम हीमोडायलिसिस में निकालते हैं, वो ब्लड कंपार्टमेंट में यूरिया 100-150 रहता है और डायलिसिस कंपार्टमेंट में 50 रहता है। भाई हम गलत हैं तो क्या? सुबह तो तुमने गलत पकड़ लिया, खाने के बाद खाने में लस्सी दिया था भाई, और कुछ नहीं पिया है मैंने। हाँ, 0 रहता है, तो एक जगह 100 है और एक जगह 0 है, तो ग्रेडियंट कितने का हुआ? 100 का। तो 100 का ग्रेडियंट आपको बोलते हैं उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यही चीज नीचे देखो कन्वेक्शन में, ऊपर में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, नीचे में प्रेशर ग्रेडियंट है। पिचकारी देखा है? होली गया ना अभी, तो पिस्टन जब दबाते हैं तो क्या होता है? पानी आगे जाता है, तो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यही प्रेशर ऊपर से क्रिएट करते हैं तो क्या हो रहा है? पानी नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बोलते हैं ना। और पानी जो है सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, दोनों मिलके क्या बनता है? सॉल्यूशन। सो ये जो सॉल्यूट्स है, ये मिडिल मॉलिक्यूल को अपने साथ लेके चलता है। तो हम कोई चीज खींचते हैं उसको ड्रैग बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट ड्रैग। मतलब पानी के बहाव के साथ गंदगी का निकलना, ये कन्वेक्टिव थेरेपी है। और जब कंसंट्रेशन के साथ निकल रहा है हाई से लो की तरफ, तब वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ये प्रेशर ग्रेडियंट है। यही मेजर डिफरेंस है। सो मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस रहेगा? ऊपर वाले में सरफेस एरिया काम करेगा और नीचे वाले में पोर्स। तो ऊपर वाला हो गया इफिशियंसी और नीचे वाला हो गया फ्लक्स। समझ गए? जो मैंने चाय छन्नी और वो बताया था ना, वो कंसेप्ट है। सो आप देखोगे यहां पे कि डिफ्यूजन जो है वो 10 से 1000 तक आते आते 0 हो जाता है। मतलब ये स्मॉल मॉलिक्यूलर 100 के लिए मैक्सिमम है। देख रहे हो यहाँ पे टॉप पे है ना वो, और ये अप टू 12,000 तक टॉप पे है। तो कन्वेक्टिव क्लियरेंस बड़ा मॉलिक्यूलर वेट के लिए और छोटे मॉलिक्यूलर वेट के लिए डिफ्यूजिव क्लियरेंस। ये स्लाइड पहले भी बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्मॉल मॉलिक्यूल डिफ्यूजिव क्लियरेंस हीमोडायलिसिस, मिडिल मॉलिक्यूल कन्वेक्टिव क्लियरेंस हीमोफिल्ट्रेशन। हीमोडायफिल्ट्रेशन तो है ही नहीं, नहीं है ना? कहां है? मिडिल में हीमोफिल्ट्रेशन है, वो उसी को हीमोडायफिल्ट्रेशन बोलते हैं। सही है? हाँ, अभी भी बुक है तो हीमोफिल्ट्रेशन क्यों लिखा? फिर भी मैं बोल रहा हूं ये रात में नहीं बनाया, दिन में बनाया। हाँ, हीमोफिल्ट्रेशन में डायलिसिस नहीं यूज होगा। तो हम आगे जाते हैं। ये बहुत मेहनत करके बनाया। डिफ्यूजिव पूरा ब्लू जो है वो डिफ्यूजन है, अब पूरा रेड जो है वो कन्वेक्शन है, और जो ग्रेडियंट है 2 कलर में है, लाइट और ये देख रहे हो यहाँ पे लाइट है, यहाँ लाइट है, वो मिक्सचर है। सो जब डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हम लो फ्लक्स डायलिसिस की बात करते हैं, स्लो लो इफिशिएंसी डायलिसिस की बात करते हैं। और जैसे ही हीमोडायलिसिस आती है वो थोड़ा सा कन्वेक्शन आ जाता है और मेजॉरिटी डिफ्यूजन आ जाता है। हाई फ्लक्स में भी थोड़ा सा कन्वेक्शन आ जाता है। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन हीमोडायफिल्ट्रेशन का बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफ्यूजन आता है और मेजॉरिटी कन्वेक्शन आ जाता है। CBBHDF, ABGH, ABH। अभी देखो जब हीमोफिल्ट्रेशन है, देख रहे हो हीमोफिल्ट्रेशन HF, ये कंप्लीट रेड है, मतलब पूरी तरह से 100% कन्वेक्टिव। ठीक है? और जैसे ही D आ गया वो थोड़ा सा डिफ्यूजन आ गया। ठीक है? कंसेप्ट क्लियर? तो ये इतने सारे मॉडलिटी है जो आप अपने कैरियर में यूज करोगे डायलिसिस का। कौन कौन से आपने नहीं यूज किया इसमें?
CRRT मशीन अगर किसी ने हैंडल किया है, अगर कोई 15-20 साल पहले ना ये CA-VHD और CA-VH ये सब होता था। अभी आर्टरी पंक्चर नहीं करते हैं, इसलिए सब चीज़ चेंज होके हो गया CV-VHD, CV-VHDF, CV-VH ये सब आ गया, क्योंकि अभी एक ही वेन में डबल ल्यूमेन कैथेटर डाल के हम लोग कर सकते हैं। पहले हम लोग जब करते थे तो सिंगल ल्यूमेन फीमोरल आर्टरी में डालते थे और एक सिंगल ल्यूमेन वेन में डालते थे, और आर्ट्रियल प्रेशर से डायलिसिस या डायफिल्ट्रेशन होती थी। उसमें पंप नहीं रहता था, वो आर्टरी का प्रेशर जो 90, 100, 120 जो रहती थी ना, वही ब्लड को पुश करती थी फिल्टर के थ्रू। वो समय भी हम लोगों ने यूज किया है। और ये फिर से हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, देखो हीमोफिल्ट्रेशन आया, अब टोटली कन्वेक्शन है। हीमो डायफिल्ट्रेशन आया, मिक्सचर है, ऊपर में थोड़ा डिफ्यूजन, नीचे में कन्वेक्शन। और हाई फ्लक्स डायलिसिस थोड़ा और कन्वेक्शन, और लो फ्लक्स जो है पूरी तरह से डिफ्यूजन है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? सो अभी हम इवोल्यूशन में हैं, गोरिल्ला चंपांजी से आदमी बने हैं ना। सो अभी हम लोग इधर जा रहे हैं। सो फिर से वही कंसेप्ट, यूरिया क्लियरेंस मेजॉरिटी जो है डिफ्यूजन से होता है, और एनिलीन जो है मिडिल मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है, वो मेजॉरिटी जो है ब्लैक कलर है जो कि कन्वेक्शन है। फिर से ये सॉल्यूट साइज है जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं। मिडिल मॉलिक्यूल जो होते हैं β2 माइक्रोग्लोबुलिन, लेप्टिन, मायोग्लोबुलिन, इंटरल्यूकिन 6, हेप्सिडिन, फ्री लाइट चेन, ये सब नाम सुना है आप लोगों ने? कितना जोरदार आवाज आया। कौन सा नाम सुना है? हेप्सिडिन का नाम सुना है? नहीं सुना है? कभी कभी एनीमिया, जब खून कम होता है और इरिथ्रोपोइटिन से रिस्पांस नहीं आता है, तो हम लोग हेप्सिडिन बोलते हैं, हेप्सिडिन बढ़ गया होगा इसके लिए। तो उसमें आयरन का जो मोबिलिटी है वो नहीं रहती है, इसके लिए आयरन काम नहीं करता है, इसके लिए हीमोग्लोबिन कम होती है। तो देखोगे हेप्सिडिन से एनीमिया लिखा है, इंटरल्यूकिन 6 से ही इन्फ्लामेशन लिखा है, लेप्टिन अगर बढ़ जाएगा तो माल न्यूट्रिशन होगा, β2 माइक्रोग्लोबुलिन होगा तो एमाइलोइडोसिस होगा। आपने देखा है एमाइलोइडोसिस का केस? कोई भी देखा है? कुछ लोग हाँ हाँ कर रहे हैं। कितने साल? 5 साल के डायलिसिस के बाद देखा है, 10 साल के बाद देखा है, 2 साल के बाद देखा है? 10 से 12 साल। मतलब जो पेशेंट ज्यादा दिन जिएगा उसको तुम β2 माइक्रोग्लोबुलिन घुसा दोगे। तो पहले दिन से करोगे कि लास्ट में करोगे? वो तो बोल रही है फर्स्ट डे से करेंगे, ये भी बोल रहा है फर्स्ट डे से करेंगे। अच्छा, इधर के रो में कितना लोग बोलते हैं फर्स्ट डे से हम हीमोडायफिल्ट्रेशन करेंगे? अब कोई नहीं, सब दल बदल लिया। आज ऐसा जमाना आ गया ना, राजेश कुमार ईडी हो गया है। हाँ नहीं? अच्छा, इसके बाद वाले स्लाइड में फिर आंसर खोजेंगे। सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन बता दिया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वेक्टिव थेरेपी पूरी तरह से वाटर मूवमेंट पे है, पूरी तरह से वाटर मूवमेंट पे है। अगर अल्ट्राफिल्ट्रेशन अच्छा रहेगा तो पानी ज़्यादा निकलेगा, पानी ज़्यादा निकलेगा तो अपने साथ गंदगी को भी लेके निकलेगा, और वो जो गंदगी होगी वो β2 माइक्रोग्लोबुलिन या मिडिल मॉलिक्यूल होगी। बराबर? अभी यहां एक चीज समझो, कंसेप्ट। KUF अगर 10 ml है, 10 ml, तो यहां पे देखो वर्डिंग क्या, 12 ml पर आवर पर मिलीमीटर ऑफ TMP पर मीटर स्क्वायर। तो अगर TMP डायलिसिस मशीन में बताता है TMP क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। डायलाइजर पे लिखा रहता है, कितने लोग देखें? देखा है TMP लिखा हुआ? उसके आगे क्या लिखा रहता है? आगे आगे, पीछे नहीं, फ्रंट में, बिहाइंड नहीं। आगे क्या लिखा रहता है? TMP के आगे
ऐसा नहीं लिखा रहता है। कोई बताएगा? वो तो बाद में किसी ने हिंट दिया है, मैक्स लिखा रहता है, मैक्सिमम टीएमपी। उसका मतलब क्या होता है? उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? वेरी गुड। इसके लिए लिखा रहता है कि वो फिल्टर की टॉलरेबिलिटी जो है उतना ही टीएमपी है। तो अगर हम सपोज हम 2.4 लीटर पर आवर निकाल रहे हैं और हम KUF वाला जो F6 यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो, जिसमें, या F8 यूज कर रहे हैं जिसमें 12 ml का KUF है, तो वो KUF के लिए अगर 2.4 लीटर निकालेंगे तो 200 मिलीमीटर का प्रेशर चाहिए। और यही चीज अगर हमको ये 1 घंटे में 2.4 लीटर के जगह पे हमको कितना निकालना है? 20 लीटर 4 घंटे में, तो 5 लीटर निकालना है। तो यहाँ 400 हो जाएगा टीएमपी। अगर हम इसको 30 लीटर कर दिए तो यहाँ 6 लीटर करने के लिए यहाँ 600 ml हो जाएगा, 600 मिलीमीटर होगा। ये समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? नहीं। KUF अगर 12 ml फिक्स है तो आपको अगर HDF करना है तो आपको टीएमपी बढ़ाते जाना पड़ेगा। और अपर लिमिट जो डायलाइजर का वो 600 है। अगर 600 करोगे तो 7.2 लीटर निकालोगे, तो मैक्सिमम आप 28 लीटर ही निकाल सकते हो 4 घंटे में। तो आपको जो डायलाइजर चाहिए ये 20 के ऊपर चाहिए। अगर 20 के ऊपर रहेगा और 500 मैक्सिमम टीएमपी जाएंगे तो 10 लीटर पर आवर, मतलब 40 लीटर तक हम HDF कर सकते हैं। तो हमको कम से कम 20 ml का KUF चाहिए। इसके लिए हमको हाई फ्लक्स चाहिए। आप लो फ्लक्स डायलाइजर में HDF नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो टीएमपी बर्दाश्त नहीं करता है फिल्टर। हो गया क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीविंग। सीविंग कोएफिशिएंट बोलते हैं कि अगर ये मेम्ब्रेन है, फिल्टर है, चाहे छन्नी है, एक तरफ सॉल्यूट्स है, मिडिल मॉलिक्यूल है, और दूसरी तरफ अगर कुछ भी नहीं पास हो रहा है तो इसका कोएफिशिएंट जो है 0 है, मतलब इम्परमिएबल है, मतलब आप कुछ भी पास नहीं कर सकते हो। लेकिन जब 1 हो गया तो इधर 20 था और इधर भी 20 हो गया, मतलब पूरी तरह से परमिएबल है। तो थोड़े देर में ये जितने सॉल्यूट है वो सब इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ये फुल्ली परमिएबल है, फ्रीली। और जब हम सीविंग कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो ये HDF में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि β2 माइक्रोग्लोबुलिन का सीविंग कोएफिशिएंट 0.7 है। उसका मतलब क्या हुआ? 70% पास करेगा, 30% पास नहीं करेगा। इसके लिए आप देखोगे इधर 20 है, इसका 14 इधर चला गया। तो ये सीविंग कोएफिशिएंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है HDF के केस में, और यही डिटरमाइन करता है, जैसे हम किडनी का लें तो उसकी सीविंग कोएफिशिएंट जो है 1 के आसपास होती है, और जैसे जैसे लो फ्लक्स से हाई फ्लक्स और हीमोडाइफिल्ट्रेशन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सीविंग कोएफिशिएंट बढ़ते जाती है। ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि वाटर क्लियरेंस के ऊपर ही पूरा क्लियरेंस है। अभी क्वेश्चन है क्यों चाहिए इतना ताम झाम झमेला, है सब क्यों चाहिए? क्यों चाहिए HDF? क्यों चाहिए? हमारा हीमोडायलिसिस से तो काम हो रहा है। किसी ने बोला 10 साल 12 साल के बाद उसको एमाइलोइडोसिस हो गया। सो जैसा कि सुबह के लेक्चर में बता रहे थे कि जितना लाइफ बढ़ रहा है किडनी का, पेशेंट का, डायलिसिस का, वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन हम लोग देखना शुरू हो गया, जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म जो शुरुआत में हम लोग देखते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, जब 10 साल 15 साल 20 साल जब लोग जिएंगे तो उनको कुछ ना कुछ डायलिसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होगा। तो डायलिसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को केयर करने के लिए हमको HDF की जरूरत पड़ी, जिसमें कि कन्वेक्टिव मोड जुड़ा हुआ है डायलिसिस के साथ साथ। अभी ये आगे मैं बताऊंगा। 1970 में पहला जो ट्रीटमेंट हुआ हीमोफिल्ट्रेशन का हुआ, और उसके बाद 1980 में HDF हुआ,
और 1990 में ऑनलाइन एचडीएफ चालू हो गया। हीमोडायफिल्ट्रेशन है क्या? वो मिक्सचर है। हम जो करते हैं हीमोडायलिसिस जो कि डिफ्यूजन है, और हीमोफिल्ट्रेशन जो कि कन्वेक्शन है ना। 100% कन्वेक्टिव इज हीमोफिल्ट्रेशन, 100% डिफ्यूजिव इज हीमोडायलिसिस। दोनों को मिला दिया, हो गया हीमोडायफिल्ट्रेशन। मतलब हीमोडायलिसिस का हीमो पार्ट और फिल्ट्रेशन का फिल्ट्रेशन, और बीच में डायलिसिस है ना। कॉम्बिनेशन में याद रहेगा, हीमोडायलिसिस और हीमोफिल्ट्रेशन मिलके हीमोडायफिल्ट्रेशन। अभी देखो क्या कॉम्बिनेशन हुआ, डिफ्यूजिव प्लस कन्वेक्टिव। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने बताया डिफ्यूजन के लिए, यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल, यहाँ मिडिल मॉलिक्यूल। कंसेप्ट क्लियर? किसी को दिक्कत है तो पूछो यहीं पे, ताकि दूसरे लोग जो हाँ हाँ कर रहे हैं समझ गया, उनको फिर से समझ जाए। सो हीमोफिल्ट्रेशन में जो है वो डायलिसेट यूज नहीं होता है, जैसा कि चेतन ने बताया। हीमोफिल्ट्रेशन में डायलिसेट नहीं यूज होता है, और हीमोडायलिसिस में डायलिसेट यूज होता है। कितने लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस में डायलिसेट यूज होता है? अरे भाई खा के सो गए क्या यार? सब लोग हाथ उठाओ। इसमें भी 35% है। आप आगे हैं मैडम, पीछे देख ही नहीं रहे हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। हीमोडायलिसिस में डायलिसेट यूज होता है, तभी तो आप करते हो। क्या देखिए यहां काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना। क्यों है काउंटर करंट? कंसेप्ट क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना। तो जब ऊपर में 100 है यूरिया, तो यहां पे अगर 0 रहेगा, अगर दोनों एक साइड से फ्लो होगा तो 100 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन यहां आते आते दोनों तरफ 50 हो जाएगा। तो अगर नीचे आ गया तो वापस इसमें ब्लड में जाने लगेगा। इसके लिए हम नीचे से डायलिसेट देते हैं, ऊपर से ब्लड देते हैं, ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहे। ये आरबीसी है, ये वाटर है, डायलिसेट। वही चीज हीमोफिल्ट्रेशन में देखोगे तो कोई भी चीज नहीं है, डायलिसेट है ही नहीं। तो जो भी ब्लड आ रही है उसका पानी निकल रहा है, समझ रहे हो। और अगर हम पानी ज्यादा निकालेंगे तो हमको पता है कि 5 लीटर ब्लड है, और इसमें हम कितना निकाल रहे हैं पानी 1 घंटे में? 10 लीटर। 40 लीटर निकालना है ना 4 घंटे में, तो 1 घंटे में 10 लीटर, या कम से कम 5 लीटर। 5 से 10 लीटर निकालते हैं ना अलग अलग। अगर 20 लीटर का एचडीएफ है तो 5 लीटर निकालेंगे, अगर 40 लीटर का है तो 10 लीटर निकालेंगे। तो 5 लीटर 1 घंटे में निकालने के लिए अप्रोक्सीमेटली हमको कितना निकालना पड़ेगा? पर मिनट निकालना पड़ेगा। तो ये जो पानी अगर निकालेंगे, अगर हम उसको फ्लूइड नहीं दिए तो पेशेंट का बीपी क्रैश हो जाएगा, और क्रैश हो जाएगा तो हम डायलिसिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जितना हम तेजी से पानी निकालते हैं उसका 70-80% वापस भेज देते हैं। अगर 10 लीटर निकाल रहे हैं तो 8 लीटर वापस, 9 लीटर वापस। अगर जैसे हमने सपोज 4 लीटर हमको 4 घंटे में पानी पेशेंट का निकालना है, तो 1 लीटर 1 घंटे में निकालना है, तो बाकी 9 लीटर हमको वापस भेजना है। हम उसके लिए सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड बोलते हैं, रिप्लेसमेंट फ्लूइड। मतलब हम वापस भेज देते हैं। वो 2 तरह से भेजते हैं। एक तो डायलाइजर के पहले भेजे तो प्री हो गया, प्री मीन्स बिफोर, और पोस्ट मीन्स आफ्टर। तो अगर डायलाइजर के बाद भेज रहे हैं तो पोस्ट डायल्यूशन, अगर डायलाइजर के पहले भेज रहे हैं तो प्री डायल्यूशन। और इसी दोनों का कॉम्बिनेशन है, डायलिसेट भी जा रहा है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी है, रिप्लेसमेंट फ्लूइड भी है। तो जैसा कि मैंने बोला, हीमोडायलिसिस और हीमोफिल्ट्रेशन को मिला के बन गया हीमोडायफिल्ट्रेशन। और यही जब रिप्लेसमेंट फ्लूइड हम लोग ऑनलाइन बनाते हैं, मतलब मशीन से ही बनाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन।
ऑनलाइन का पर्पस क्या होता है कि सब चीज़ उसमें सेटिंग किया हुआ है, जितना आप पानी निकालोगे उसी स्पीड से पानी अंदर भी जाएगी, आपको कितना % प्री डाइल्यूशन करना है कि कितना % पोस्ट डाइल्यूशन करना है कि कितना मिक्स्ड करना है, वो सब मशीन खुद करता है, आपको सिर्फ सेट करना है। और उसका पर्पस है अलग अलग मॉडलिटी का। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। हीमोडायलिसिस प्लस हीमोफिल्ट्रेशन इज हीमोडायफिल्ट्रेशन। क्लियर? हीमोडायफिल्ट्रेशन में डायलिसेट भी है, रिप्लेसमेंट फ्लूइड भी है, डिफ्यूजन भी है, कन्वेक्शन भी है। डिफरेंस क्या है? इंडिया में सबसे कॉमन ट्रीटमेंट क्या है? डायलिसिस, और ये अपकमिंग है। हीमोफिल्ट्रेशन हम लोग नहीं करते, उतना नहीं होता है। डायलाइजर, इसमें हीमोडायलिसिस में आप लो फ्लक्स भी यूज करते हैं, हाई फ्लक्स भी करते हैं, लेकिन हीमोफिल्ट्रेशन में आप हाई फ्लक्स करोगे। KUF मोर देन 20 चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, हीमोफिल्ट्रेशन में डिफ्यूजन 0 है, कन्वेक्शन 3+। यहाँ पे डिफ्यूजन 3+ है और कन्वेक्शन 1+ है, और यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है। वही चीज को समराइज किया है। डायलिसेट हीमोफिल्ट्रेशन में नहीं है, हीमोडायलिसिस में और हीमोडायफिल्ट्रेशन में है। रिप्लेसमेंट फ्लूइड हीमोफिल्ट्रेशन है, हीमोडायफिल्ट्रेशन में है। हीमोडायलिसिस में आप यूज करते हो रिप्लेसमेंट फ्लूइड? नहीं करते हो। जो भी है डायलिसेट यूज होता है। हम पानी ज्यादा से ज्यादा 3 लीटर निकालते हैं, 10 ml पर kg, है ना, पर आवर। तो 10 ml पर kg मतलब 50 किलो का आदमी है तो 500 ml पर आवर, 4 घंटे में 2 लीटर हुआ। इसमें डबल इंडोटॉक्सिन फिल्टर की जरूरत होती है, और क्लॉटिंग का रिस्क भी हीमोफिल्ट्रेशन और हीमोडायफिल्ट्रेशन में ज़्यादा है, और कॉस्ट भी 4 गुना ज़्यादा है। मतलब ये डायलिसिस अगर आप 1000 रुपये में करते हो तो ये 4000 रुपये की। जैसा कि मैंने बताया कि हाई फ्लक्स डायलिसिस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है सिर्फ 10 ml हो रहा है, ठीक है, 10 ml पर मिनट, मतलब 60 मिनट में 600 ml। अभी जब क्लासिक SDF होता था, जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, जब मशीन नहीं बनाती थी रिप्लेसमेंट फ्लूइड, तो हम लोग को बाहर से बैग यूज करना पड़ता था। जैसे रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन का बैग होता है ना, वैसे ही रिप्लेसमेंट फ्लूइड भी बैग में आती थी। अगर किसी ने CRRT मशीन देखा है तो उसमें आपने देखा रिप्लेसमेंट फ्लूइड नीचे लटका रहता है। उसी तरह का रिप्लेसमेंट फ्लूइड यूज होता था जब क्लासिक यूज होता था। लेकिन हम 10-10 लीटर एक एक घंटे में यूज नहीं कर सकते, तो उस समय जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती थी 2 से 3 लीटर पर आवर होती थी, ताकि हम 9 लीटर 10 लीटर रिप्लेस कर सकें। तो उसकी हीमोडायफिल्ट्रेशन की कैपेसिटी कम होती थी। इसके लिए यहाँ आप देखोगे 50 ml पर मिनट है, तो एक घंटे में कितना हुआ? 3 लीटर, 4 घंटे में 12 लीटर। और यही चीज देखोगे यहाँ कि 510 ml बाहर आ रहा है, और यहाँ देखो 500 ml में 420 जा रहा है, मतलब यहाँ भी 50 ml के आसपास निकल रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो 50 ml पर आवर पर मिनट, तो एक घंटे में कितना हुआ? 30 लीटर। तो इस तरह से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन रिप्लेसमेंट फ्लूइड बना रहे हो तो, ठीक है। यहाँ बहुत लोगों को एक मन में आता है ना कि SDF जब करते हैं ना तो समय कम कर देना चाहिए, या डायलिसिस का फ्रीक्वेंसी कम कर देना चाहिए। कुछ हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट भी प्रमोट करते हैं इस ट्रीटमेंट को, जो कि सही नहीं है। ये ट्रीटमेंट समय कम करने के लिए नहीं है, फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए नहीं है। ये ट्रीटमेंट मिडिल मॉलिक्यूल को निकालने के लिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? अपने को एक अलग से मशीन चाहिए SDF की, हीमोडायलाइजर चाहिए अलग से 20 ml वाला KUF का, ये ISO स्टैंडर्ड वाटर डायलिसेट एंड सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड चाहिए। ISO स्टैंडर्ड कब से आ गया? हम लोग क्या जानते हैं? आर्मी AAMI जानते हैं ना, आर्मी स्टैंडर्ड। तो ये ISO स्टैंडर्ड कब से आ गया? कोई जान रहा है? ISO का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। हाँ,
अभी जो आर्मी है, आर्मी अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी और ये आईएसओ जो है वर्ल्ड का है। इसको मिला दिया गया 2009 में हार्मोनाइज करने के लिए कि सब जगह यूनिक स्टैंडर्ड रहे। तो अभी आईएसओ आर्मी 2014 जो है करंट स्टैंडर्ड है जो हम लोग डायलिसिस यूनिट में मेंटेन करते हैं। तो पहले हम लोग जानते थे आर्मी, अभी आईएसओ डालना है। वैस्कुलर एक्सिस चाहिए और एडिक्वेट ब्लड फ्लो चाहिए और रिप्लेसमेंट फ्लूइड चाहिए, एंटीकोगुलेशन और कन्वेक्टिव वॉल्यूम। ये मशीन आप लोगों ने देखा है? सरडायल एक्स है जो निप्रो की है। ये वाली जो मशीन है वो निप्रो की है, सरडायल एक्स। और ये मशीन फ्रीजीनियस की है 5008H। ठीक है। डायलाइजर का ऑलरेडी मैंने बता दिया। आईएसओ स्टैंडर्ड जो है आपको जानकारी के लिए ये लिखा हूं मैं, क्योंकि अभी जो भी डायलिसिस है, वाटर है, मशीन है, सबकी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है आईएसओ के ऊपर है। और ये हमको मेंटेन करना है वाटर क्वालिटी। अगर प्री ट्रीटमेंट देखोगे, आरओ वाटर में 100 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एंड 0.25 यूरोपियन यूनिट पर एमएल का क्वालिटी चाहिए। और यही जब रिप्लेसमेंट फ्लूइड देते हैं तो आप देखो नेग्लिजिबल है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आप देखो 10⁻⁻⁶ है। आप 0.03 ऑनलाइन एसडीएफ में, अल्ट्रा प्योर वाटर जो एसडीएफ में यूज करते हैं 0.1 एंड 0.03 है। ये स्टैंडर्ड का वाटर चाहिए क्वालिटी के लिए। वाटर क्वालिटी को और रिप्लेसमेंट फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए इसमें डबल डाइसेफ है। इंडोटॉक्सिन फिल्टर जो है मशीन के पीछे दो लगी हुई है, ताकि जो क्वालिटी ऑफ वाटर हो, एक तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो वाटर हो वो भी बैक्टीरिया फ्री, इंडोटॉक्सिन फ्री हो, और दूसरा डायलिसिस जो बने और रिप्लेसमेंट फ्लूइड बने वो भी डबल इंडोटॉक्सिन फिल्टर के साथ हो। और ये जो डाइसेफ फिल्टर है ये 100 ट्रीटमेंट के बाद उसको चेंज करना है, या प्रेशर होल्डिंग टेस्ट होता है जो मशीन खुद करता है, एसडीएफ मशीन खुद करता है प्रेशर होल्डिंग टेस्ट, और वो बताता है कि इंडोटॉक्सिन फिल्टर चेंज करने की जरूरत है। ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए पंप चाहिए, उसको डिलीवरी के लिए, इसके लिए डबल पंप है। सीरीज ऑफ अल्ट्रा फिल्टर चाहिए और वॉल्यूमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम मशीन में है। डायलिसिस से ही सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड बनता है, इसके लिए ऑनलाइन बोलते हैं। और ये कैसे बनता है आप देखो, वाटर है, प्री ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस होने के बाद डायलिसिस बना, ए पार्ट बी पार्ट से 2 इंडोटॉक्सिन फिल्टर है, उसे रिप्लेसमेंट फ्लूइड बना, उसको रिप्लेसमेंट फ्लूइड को हम डायलाइजर में भेज रहे हैं बॉडी में। तो रिप्लेसमेंट फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड, ये दोनों फ्लूइड आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के वाटर से बन रहे हैं। तो वाटर क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए ट्रीटमेंट अगर देना है तो, क्योंकि रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो है वो सीधा ब्लड में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा भी बैक्टीरिया या इंडोटॉक्सिन नहीं आना चाहिए। So your overshoot 5 minutes. मेरे को अच्छे, जैसे कि मैंने सुबह में बोला ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। तो ब्लड फ्लो एडिक्वेट होना चाहिए और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट कभी भी ब्लड फ्लो के जितना नहीं होना, उसका 20% ही होना चाहिए। अगर आप 300 का ब्लड फ्लो रख रहे हो तो 60 ml पर मिनट से ज़्यादा आप नहीं निकालना, नहीं तो फिर क्लॉटिंग होगी। तो 60 ml पर मिनट मतलब 36 लीटर, तो उससे कम होना चाहिए। तो इसके लिए कन्वेक्टिव परसेंटेज जो है 25 to 30% ऑफ द ब्लड फ्लो रेट होना चाहिए। हायर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन से डायलाइजर क्लॉटिंग होती है। ये 4 तरह का मेथड है जिसमें हम रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो है यूज करते हैं। आपको बोला डायलाइजर से पहले यूज करेंगे, अगर रिप्लेस कर रहे हैं, फ्लूइड दे रहे हैं, तो उसको प्री डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ब्लड में जाता है, फिल्टर से पहले है, तो जो फिल्टर में ब्लड जा रहा है अभी वो फ्लूइड के साथ जा रहा है, तो ब्लड के साथ अगर पानी मिला देंगे तो ब्लड क्या होगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो प्री डाइल्यूशन में रिस्क ज्यादा होगा क्लॉटिंग का कि पोस्ट डाइल्यूशन में? वेरी गुड। सो प्री डाइल्यूशन में आपने ब्लड को डाइल्यूट कर दिया,
अगर प्री डायल्यूशन आपने नहीं यूज किया और 20-30% आपने पानी निकाल दिया तो क्लॉटिंग का चांस रहेगा, और पोस्ट डायल्यूशन में आप जब देंगे तो क्लॉटिंग का चांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन तो फिर क्यों सब पेशेंट को पोस्ट डायल्यूशन नहीं करके प्री डायल्यूशन करें? फ्लूइड ओवरलोड क्यों होगा? यहाँ तो सब पानी जो तुम रिप्लेस कर रहे हो ना, वो तो निकाल नहीं रहे हो ना, वो तो नेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तुम निकाल रहे हो। अगर आप 20 लीटर 1 घंटे में निकाल रहे हो ना, तो आप 19 लीटर वापस भेज रहे हो बॉडी में। दैट इज रिप्लेसमेंट फ्लूइड। रिप्लेसमेंट मतलब वापस उस चीज को देना। क्लियरेंस कम हो जाएगा क्योंकि तुमने ब्लड को डाइल्यूट कर दिया। तो ब्लड में अगर सपोज बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन 10 है, अगर उसमें 2 लीटर पानी घुसा दिया तो 8 हो गया, अगर 4 लीटर घुसा दिया तो 6 हो गया, तो आपका क्लियरेंस कम हो जाता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों का मिक्सचर रहे, मतलब प्री डायल्यूशन भी और पोस्ट डायल्यूशन भी। तो ये एक नया चीज क्या आ गया, मिड डायल्यूशन। ये तीनों तो समझ गया सबको, प्री एंड पोस्ट मिला के मिक्स्ड हो गया। लेकिन ये क्या है मिड? कोई बताएगा? बुक है इसके ऊपर, बुक मिलेगी। ये क्वेश्चन में एक भी बुक नहीं बताया। मेम्ब्रेन ही ऐसी है। क्या है भाई फिल्टर में? खासियत क्या है फिल्टर में? कोई भी बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये इसमें मेम्ब्रेन में क्या है। इसमें फिल्टर के अंदर एक तरह का फिल्टर, कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं, फिल्टर के अंदर ही फिल्टर है। तो ब्लड जो है ना 2 कंपार्टमेंट में जा रहा है, समझे? सो इसमें क्या हो रहा है ना कि बीच के कंपार्टमेंट से हम रिप्लेसमेंट फ्लूइड दे रहे हैं, और जो ब्लड आ रहा है ना वो साइड के कंपार्टमेंट से आ रहा है। सो इसको हम लोग मिड डायल्यूशन बोलते हैं, मतलब ना प्री ना पोस्ट, बीचों बीच फिल्टर के। क्योंकि मिड लाइन से रिप्लेसमेंट फ्लूइड जा रहा है और दोनों तरफ ब्लड है, और ये डायलिसेट अलग चैनल में है। तो ब्लड जो है दोनों तरफ से जा रहा है, और बीच में ये जो ब्लड के लिए रहता है ना, देखो यहाँ पे ब्लड जो है ना ऊपर से ही बाहर निकल रहा है, देख रहे हो? तो ये ब्लड यहाँ से घुसता है, यहाँ से ऐसा मुड़ता है और वापस यहाँ से निकल रहा है। और ये जो पोर्ट है जिससे हमको ब्लड निकालना चाहिए था, यहाँ से डाइल्यूशन रिप्लेसमेंट फ्लूइड जा रहा है। इसका फिल्टर ऐसा बनाया हुआ है, ये फिल्टर और हमारे यहाँ नहीं है। तो मिड डाइल्यूशन हम लोग करते ही नहीं है। हमारा जो एचडीएफ मशीन यही 3 करता है, प्री पोस्ट एंड मिक्स्ड। तो मिड डाइल्यूशन की बात नहीं करते। हो गया ये क्लियर? सो ये क्लासिकल एचडीएफ प्रिस्क्रिप्शन है। हाई फ्लक्स डायलिसिस 1.6 to 2.2 मीटर स्क्वायर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट 20 ml से ज़्यादा, सीविंग कोएफिशिएंट 0.6 to 0.7, एवी फिस्टुला ग्राफ्ट और टनल कैथेटर, अनफ्रैक्शनेटेड और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, 350 to 450 ब्लड फ्लो, 600 to 1000 ml पर मिनट डायलिसिस फ्लो, और 23 लीटर, 46 और 35 अलग अलग तरह का जो एचडीएफ है उसके हिसाब से प्री डायल्यूशन पोस्ट डायल्यूशन यूज करने का। सो नेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो तुम्हारा सवाल है वो है कि हम पूरा पानी नहीं, नेट मतलब कन्वेक्शन जो वॉल्यूम है, सपोज हम 20 लीटर निकाल रहे हैं 1 घंटे में, तो 18 लीटर या 19 लीटर, अगर हमको 1 लीटर निकालना है 1 घंटे में तो 19 लीटर रिप्लेस कर दिए तो नेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आ गया। ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जैसा है मैंने बोला 25 to 30% ऑफ द ब्लड फ्लो होना चाहिए, ताकि आपका डायलाइजर क्लॉट नहीं हो, हाई प्रेशर नहीं हो, एल्बुमिन का लॉस नहीं हो। ये सब तो अच्छा अच्छा बात करे, कुछ तो खराबी होगी इसमें। क्या खराबी है देख के बताओ। सो जैसा कि डायलिसेट और वाटर मैंने बोला क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा भी क्वालिटी में गड़बड़ हुआ पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है, चाहे वो एक्यूट हो क्रॉनिक हो। क्रॉनिक होता है तो माल न्यूट्रिशन, इन्फ्लामेशन, एनीमिया, ये सब कॉमन चीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाना, वेट लॉस होना, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म में होने लगते हैं। प्रोटीन लॉस
और बहुत सारे विटामिन भी लॉस होते हैं, क्योंकि ये हीमोडाइफिल्ट्रेशन है, जैसा कि मैंने बोला B12 है, ये सब काफ़ी मात्रा में निकलते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? देखो, जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है लो फ्लक्स में, ऑनलाइन में अगर लेवल 30 से या 35 से शुरू किया गया तो ये आते आते 20 तक आ गया, और ये लेवल धीरे धीरे जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो HDF में ये कम हो जाता है और लो फ्लक्स में बढ़ रहा है। तो इसका जो 5-6 जो अच्छा क्वालिटी है वो है मिडिल मॉलिक्यूलर रिमूवल, फास्फेट क्लियरेंस अच्छा होता है, हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी अच्छी है, इन्फ्लामेशन कम है, इन्फेक्शन रेट कम है, एपेटाइट इंप्रूव होता है, कार्डियोवैस्कुलर आउटकम अच्छा है और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। सो कंक्लूजन में, अभी ये ट्रीटमेंट आ गया है, बॉम्बे में भी लोग यूज कर रहे हैं, पेरीफेरी में भी यूज कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट सेफ है, सस्टेनेबल है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है, जो बेनिफिट है, जो है सबसे इम्पोर्टेंट है एमाइलोइडोसिस, हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, न्यूट्रिशनल बेनिफिट, ये सब है। थैंक यू। ग्लो हो रही है। हर एक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक की